आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में अब सिर्फ चंद दिनों का समय रह गया है और तकरीबन सारे टॉपिक इस मिनी ऑक्शन से जुड़े हुए हमने अपने इस चैनल पर कवर कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको 10 टीमों की रफली प्लेइंग 11 बताता हूं जो कि उनके रिटेन्ड खिलाड़ियों से अभी तक बन करके सामने आ रही है, और उसके बाद जल्दी जल्दी सभी टीमों के बारे में बात करते हुए थोड़े से टारगेट प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि उन स्लॉट्स को कौन से खिलाड़ी भर पाएंगे, ताकि आप जब मिनी ऑक्शन देखें तो अपनी टीम की सटीक जानकारी आपके सामने हो। और उसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, लेकिन उससे पहले मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पिछले साल की पॉइंट्स टेबल को फॉलो करेंगे, यानी कि जो टीम नंबर 10 पर थी उससे हम शुरू करेंगे और एक एक करते हुए नंबर 1 तक जाएंगे। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं मुंबई इंडियंस से। और मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर अगर आप नजर डालो तो यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन करेंगे, सूर्य कुमार यादव एट 3, तिलक वर्मा एट 4, देन टिम डेविड, ट्रिस्टन स्टब्स एक ओवरसीज ऑलराउंडर, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह एक इंडियन पेसर और एक इंडियन स्पिनर इस टीम से आपको खेलता हुआ दिखाई देगा मोस्ट प्रोबेबली। और जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी डिपेंड करेगा कि इस टीम की फॉर्च्यून क्या होती है। बहुत से लोगों का मानना है कि आप डेवॉल्ट ब्रेविस को नंबर 4 पर या नंबर 3 पर खिलाओ और तिलक वर्मा को नंबर 5 पर कर दो, लेकिन ये तिलक वर्मा के लिए और मुंबई के बैलेंस के लिए सही नहीं होगा, बिकॉज नंबर 4 पर आप एक लेफ्ट हैंड स्पिन हिटर को चाहते हो। और पिछले साल तिलक वर्मा का जो स्ट्राइक रेट था वो नंबर 4 पर 140 का था, लेकिन जैसे ही आप उनको टी20 क्रिकेट में नंबर 5 पर भेजते हो वो स्ट्राइक रेट 140 से गिर करके 120 तक आ जाता है। तो तिलक वर्मा को आप वहीं रहने दो, स्टब्स और टिम डेविड को आप एज अ फिनिशर इस्तेमाल करो। अब नंबर 7 पर आप किसे खिलाते हो, ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होने वाली है। यहां पर वो मोस्ट प्रोबेबली कैमरन ग्रीन और सैम करन जैसे खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे, लेकिन आई एम अफ्रेड कि बजट कम होने की वजह से वो उन्हें नहीं खरीद पाएंगे। मेरे हिसाब से जेसन होल्डर मुंबई इंडियंस के उस स्लॉट के लिए सबसे सटीक प्लेयर रहेंगे। और जहां तक स्पिनर की बात है, अगर आप वहां पर एक इंडियन बॉलर खिला सकते हो तो आप ऋतिक शौकीन के पास जा सकते हो, या फिर आप किसी और इंडियन स्पिनर को टारगेट कर सकते हो। अगर आप ओवरसीज की तरफ जाना चाहते हो तो आपको ऊपर से एक ओवरसीज खिलाड़ी कम करना पड़ेगा और नीचे आप एडम जैम्पा को खिला सकते हो। बट एट द मोमेंट दिस इज द प्लेइंग 11 फॉर मुंबई इंडियंस। वहीं मुंबई इंडियंस की तरह पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स का साल भी बहुत ही खराब रहा था। और अगर आप उनकी इस साल के प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालो तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे करेंगे ओपन, देन मोइन अली, अंबती रायडू, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा एक ओवरसीज तेज गेंदबाज, दीपक चहर, मुकेश चौधरी और महेश तीक्षणा आपको इस टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। अब पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के साथ समस्या पहले तो कप्तानी वाली आई थी, उन्होंने जडेजा पर इन्वेस्टमेंट की, दैट इन्वेस्टमेंट डिडंट पेड ऑफ। उसके बाद धोनी दोबारा कप्तान बने, जडेजा के फ्यूचर पर अभी तक सवाल उठ रहे थे और दीपक चहर के इंजरी से भी वो परेशान थे। ऋतुराज गायकवाड़ का भी फॉर्म अच्छा नहीं था, अंबती रायडू भी कंसिस्टेंटली नहीं खेल पा रहे थे और उनको रिटेन किया जाना मेरे लिए तो एक सरप्राइज भी था। लेकिन मेरे हिसाब से शिवम दुबे को इस टीम को नंबर 4 पर खिलाना चाहिए। और जहां तक एक ओवरसीज स्लॉट इस टीम का खाली है, वहां पर यह टीम सैम करन के पीछे जरूर भागेगी और मुंबई इंडियंस की तरह ही मुझे नहीं लगता कि यह सैम करन को अपने पाले में कर पाएंगे। और फिर मेरे हिसाब से ये और मुंबई इंडियंस यानी कि सीएसके और एमआई जेसन होल्डर के पीछे भी बिडिंग वॉर कर सकती है, लेकिन देखना होगा कि सीएसके और किन खिलाड़ियों को टारगेट करती है। सिर्फ 2 ओवरसीज स्लॉट खाली हैं इस टीम के पास, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मेन काम है परफॉर्मेंस का। ऐसे में सीएसके की प्लेइंग 11 ऑलरेडी सेटल है। सनराइजर्स हैदराबाद इस साल के मिनी ऑक्शन की सबसे अट्रैक्टिव टीम है, बिकॉज इनके पास पर्स सबसे ज्यादा है। और अगर आप अभी तक इनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो तो आपको यहां पर अभिषेक शर्मा के साथ चाहिए एक ओवरसीज ओपनर, देन राहुल त्रिपाठी, एडन मैकरम, ग्रेन फिलिप्स, अब्दुल समद, देन एक ओवरसीज ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन या फिर कार्तिक त्यागी, और नंबर 11 पर उमरान मलिक हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब इस टीम के साथ देखिए इन्होंने निकोलस पूरन को रिलीज किया, केन विलियमसन को रिलीज किया, वहां पर इन्होंने मेजर चंक ऑफ बजट अपना फ्री कर लिया है और सभी को यह मानना है कि यह टीम बेन स्टोक्स के पीछे जाने वाली है। अगर वो कप्तान बनने के लिए राजी हो जाते हैं, अगर उनको यह टीम कप्तान बनाती है, तब तो ये बेन स्टोक्स के पीछे जाएंगे और बहुत ही आराम से उनको खरीद लेंगे। लेकिन अगर ये आपको अभिषेक शर्मा के साथ एक ओवरसीज ओपनर नहीं खिलाना है तो आप मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल के पीछे भी जा सकते हो। ऐसा करने से आप मिडिल ऑर्डर में अपने लिए एक ओवरसीज के ऑप्शंस खोलते हो, गेंदबाजी में अपने लिए एक ऑप्शंस खोल लेते हो, क्योंकि अगर आप वहां पर एक ओवरसीज लेग स्पिनर खिलाते हो तो आपका गेंदबाजी अटैक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद अभिषेक शर्मा, उसके बाद आप एडन मैकरम से स्पिन के
ओवर निकलवाते हो। और अब्दुल समद को भी इस टीम में अच्छे खासे रन अब मिलना चाहिए, पिछले साल उनके लिए अच्छा नहीं गया था। तो प्लेइंग 11 में जो 2 ओवरसीज स्लॉट इनको चाहिए, वहां पर एक तो आप बेन स्टोक्स को टारगेट कर सकते हो और दूसरा आप किसी लेग स्पिनर या फिर ओवरसीज हाई क्वालिटी पेसर को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 का सवाल है, फिलहाल उनकी टीम में कई गैप्स खाली हैं और एट द मोमेंट यही उनकी प्रोबेबल 11 दिखाई पड़ती है। वहीं पिछले साल अच्छी शुरुआत करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स नंबर 7 पर ही अटक कर रह गए थे और इस साल की ट्रेड विंडो में सबसे एक्टिव फ्रेंचाइजी थी और उसके बाद इनके पास मिनी ऑक्शन में ज्यादा बजट नहीं है। अगर आप इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालो तो आपको यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज दिखाई देते हैं, देन वेंकटेश अय्यर उनके साथ ओपनर, देन कैप्टन श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, उमेश यादव, लोकी फर्गसन और वरुण चक्रवर्ती, यानी कि ये उन चुनिंदा टीम्स में से है जिनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 ऑलरेडी मैदान पर उतर सकती है और इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में कोई भी गैप खाली नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये रहमानुल्लाह गुरबाज से पहले एक अच्छे पेस हिटर को अपनी टीम में जरूर शामिल करना चाहेंगे या फिर इनकी कम से कम स्ट्रेटजी तो जरूर होनी चाहिए कि फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी को जो कि विकेट कीपिंग भी कर ले, ये पेयर करे वेंकटेश अय्यर के साथ। उसके अलावा आंद्रे रसल का बैकअप भी इस टीम को चाहिए, लोकी फर्गसन का बैकअप अगर ये चाहते हैं तो हाई एंड पेसर इनको चाहिए, लेग स्पिनर भी इस टीम के पास नहीं है। लेकिन 7 करोड़ के छोटे से बजट में ये टीम बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को तो नहीं खरीद पाएगी, ऐसे में रसल का बैकअप और उसके साथ साथ एक पेस हिटर इस टीम को फौरन खरीद लेना चाहिए। वहीं नंबर 6 पर फिनिश करने वाली पंजाब किंग्स ने इस साल मयंक अग्रवाल को रिलीज किया, यानी कि अपने कप्तान को छोड़ दिया और उसके साथ शिखर धवन को उन्होंने अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है। तो अगर आप उनकी प्रोबेबल 11 देखो तो शिखर के साथ मोस्ट प्रोबेबली जॉनी बेयरस्टो ओपन करेंगे, फिर उनको चाहिए एक राइट हैंड बैट्समैन, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, देन दे हैव जितेश, लियम लिविंगस्टन, शाहरुख खान, कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, राहुल चहर और एक इंडियन पेस बॉलर भी इस टीम को चाहिए। अब जो राइट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस टीम को चाहिए, वहां पर आप मोस्ट प्रोबेबली एक ओवरसीज ऑलराउंडर को भी टारगेट कर सकते हो। आप कैमरन ग्रीन के पीछे जा सकते हो, बेन स्टोक्स के पीछे जा सकते हो और सैम करन के पीछे भी जा सकते हो और जो भी आपको मिल जाए आप उस स्लॉट पर उन्हें खिला सकते हो। भारत में अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी आपके पास राज अंगद बाबा हैं जिनको आप नंबर 4 पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और फिर आप अपने आप को एक और ओवरसीज खिलाड़ी को खरीदने का ऑप्शन दे देते हो। और अगर आप इंडियन पेसर चाहते हो तो आप शिवम मावी के पीछे भी जा सकते हो, जो कि आपको अर्शदीप, रबाडा और मावी के रूप में अच्छी एक बॉलिंग ट्रियो मिल जाएगा। फिर आप एक उस पे ओवरसीज ऑलराउंडर ऐड करो तो 4 बॉलर आपके पास हो जाएंगे, लियम लिविंगस्टोन और राहुल चहर को मिला करके आपके पास 2 स्पिनर्स हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि किस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स टारगेट करती है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट बजट इनके पास है और खिलाड़ियों को ये जिस खिलाड़ी पर भी हाथ रखेंगे उसको आराम से अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। पिछले साल सिर्फ एक मैच हारने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में नहीं पहुंच पाई थी और केकेआर की तरह इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में पूरी तरीके से सेटल दिखाई पड़ती है। ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ, देन मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, एक राइट हैंड बैट्समैन स्पिन हिटर, रोवमन पावल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एंड्रिक नॉर्किया, खलील अहमद और चेतन साकरिया इस टीम से खेलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अब चेतन साकरिया की जगह ये कमलेश नागरकोटी को भी उतार सकते हैं। थोड़ी सी पेस की क्वालिटी जरूर कम हो जाती है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बढ़ जाता है, लेकिन आपको नंबर 8 पर एक ऐसा खिलाड़ी मिलता है जो कि ठीक ठाक बल्लेबाजी करने की एटलीस्ट काबिलियत भी रखता है। लेकिन चेतन साकरिया को एक और सीजन बेंच पर बैठा देना ना चेतन साकरिया के लिए अच्छा होगा और ना ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा होगा। मुझे ऐसी भी उम्मीद थी कि शायद साकरिया खुद को रिलीज करने के बाद भी कहें, बट उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के साथ ही खुद को बनाए रखा है। और जो राइट हैंड बैट्समैन इनको चाहिए वहां पर ये अमन खान और सरफराज खान को भी खिला सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इनकी स्क्वाड का हिस्सा है। यानी कि जो बड़ा बजट इनके पास खाली है उसमें इन्हें ज्यादा खिलाड़ी नहीं चाहिए, एटलीस्ट इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 के लिए। और मेरे हिसाब से ये कैमरन ग्रीन के पीछे लटक कर जाने वाले हैं, बिकॉज और सभी बेसेस इनके कवर्ड हैं। एक इनको बैकअप विकेट कीपर जरूर चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा विकेट कीपर्स के नाम अवेलेबल हैं, बजट इनके पास अच्छा खासा है, तो ये दोबारा केएस भरत को खरीद सकते हैं, जगदीशन को खरीद सकते हैं। अगर ओवरसीज विकेट कीपर चाहिए तो ये फिल सॉल्ट के पीछे जा सकते हैं, मैकडर्मट के पीछे जा सकते हैं और बहुत से जो आपके ओवरसीज विकेट कीपर्स हैं उनके पीछे ये टीम भाग सकती है। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स एट द मोमेंट बिल्कुल सेटल दिखाई पड़ती है। वहीं पिछले साल लीग स्टेज में धमाल मचाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी से हार करके बाहर हो गई थी और उनको तो टॉप 2 में क्वालिफाई करना चाहिए था। ये खुद उन्हीं की गलती थी जिस वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। और इनकी प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा बैलेंस और सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है, जहां पर कप्तान केएल राहुल के साथ ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे क्विंटन डी कॉक। उसके बाद एक ओवरसीज प्लेयर इनको चाहिए, दीपक हुडा, मार्कस टोनिस, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मार्क वुड जो कि वापस आ जाएंगे, आवेश खान, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई इस टीम की गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। यानी कि मोहसिन, आवेश
आवेश और मार्कवुड, तीन जेन्युइन पेसर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या एक अच्छा स्पिन डुओ है। दीपक हुडा गेंदबाजी कर सकते हैं, आयुष बदोनी गेंदबाजी कर सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी कर सकते हैं। और फिर जो एक ओवरसीज प्लेयर इनको चाहिए ना, जो ये ओवरसीज स्लॉट इनका खाली है, वहां पर ये बेन स्टोक्स के पीछे यकीनन भागने वाले हैं। और हो सकता है मयंक अग्रवाल की तरफ भी ये टीम हमें बोली लगाती हुई दिख जाए, यानी कि अगर आपको मयंक अग्रवाल नंबर 3 के लिए मिल जाते हैं तो आपके लिए एक ओवरसीज स्लॉट और खाली हो जाता है। फिर आप आयुष बदोनी को अनफॉर्चुनेटली बेंच पर बिठा करके एक एक्स्ट्रा ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हो। तो इस टीम के पास बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बजट इनके पास थर्ड का सबसे ज्यादा है, यानी कि ये टीम कई बड़े खिलाड़ियों के पीछे हमें बोली लगाती हुई जरूर दिखाई देगी। वहीं फाफ डु प्लेसी को कप्तान बनाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पिछले साल तीसरे स्पॉट तक पहुंच गई थी और प्लेऑफ में वो राजस्थान रॉयल्स से हारकर बाहर हो गए थे। अगर उनकी प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो कप्तान फाफ डु प्लेसी के साथ विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एक इंडियन बैट्समैन, देन शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड और मोहम्मद सिराज इस टीम की प्लेइंग 11 को कंप्लीट करते हैं, यानी कि इनकी टीम में भी बहुत ज्यादा गैप्स खाली नहीं है। अगर हम फर्स्ट चॉइस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए बैकअप्स। फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, मैक्सवेल, ये सभी उम्र दराज खिलाड़ी हो गए हैं। 33, 34, 35, 36 साल तक इनकी उम्र पहुंच चुकी है। उसके अलावा वनिंदु हसरंगा के बैकअप के तौर पर भी एक लेग स्पिनर ये चाहेंगे। जॉर्ज हेजलवुड का भी एक बैकअप चाहेंगे। जेसन बेरेंडोर्फ को ऑलरेडी ये ट्रेड कर चुके हैं। और रजत पाटीदार, विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी, क्या ये तीनों आपके फर्स्ट चॉइस टॉप 3 हो सकते हैं? क्योंकि पिछले साल पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन नहीं था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आरसीबी को इस मिनी ऑक्शन में चाहिए। बजट इनके पास भी ज्यादा नहीं है, ऐसे में एक आधा बैकअप से ही ये टीम हमें खुश होती हुई दिखाई देगी। पिछले साल की रनर अप राजस्थान रॉयल्स के ट्रेड विंडो में एक्टिव होने की बहुत उम्मीद जताई जा रही थी और जो खबरें निकल कर के आई कि कई खिलाड़ियों को ट्रेड होने की बात की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड पूरे नहीं हो सके। ऐसे में इनकी प्लेइंग 11 पर अगर हम निगाह डालें तो यहां पर जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, देवदत्त पड्डिकल, रियान पराग, शिमरॉन हितमायर, रविचंद्रन अश्विन, ओबेद मैकॉय, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल इस टीम की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 हो सकते हैं। अगर आप कुलदीप सेन को खिलाते हो, ओबेद मैकॉय को बाहर करते हो, तो आप देवदत्त पड्डिकल की जगह एक ओवरसीज बैटर को अपनी टीम में खिला सकते हो। क्या ये टीम उस दिशा में देखेगी? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देवदत्त पड्डिकल ही वो खिलाड़ी थे जिनको ट्रेड करने की बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उनको ट्रेड नहीं किया गया और ओपन आप उन्हें करवा नहीं सकते अंटिल एंड अनलेस यशस्वी जायसवाल को कोई इंजरी हो जाए, जो कि ये टीम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी कंसिडरिंग उनका फॉर्म और उनका लेफ्ट हैंडेड अटैकिंग बैट्समैन होना। तो किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स मिनी ऑक्शन में परफॉर्म करेगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इनके पास दो बड़ी समस्या है। इनके पास बॉलिंग में छठा अच्छा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है और बैटिंग डेप्थ भी इस टीम की बहुत ही कमजोर है। पिछले साल की चैंपियंस टीम गुजरात टाइटंस ने मुझे तो बहुत ज्यादा सरप्राइज किया जब इन्होंने लोकी फर्गसन को कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रेड कर दिया है, क्योंकि उसके बाद बहुत ही हाई क्वालिटी बैक ऑफ लेंथ पेसर इस टीम के पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 को देखो तो एट द मोमेंट शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा करेंगे ओपन, देन एक ओवरसीज बैट्समैन हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, यश दयाल, एक और ओवरसीज बॉलर या फिर अलजारी जोसेफ, देन मोहम्मद शामी एंड आर साई किशोर। यानी कि नंबर 3 पर आप पिछले साल एंड में मैथ्यू वेड के साथ खेल रहे थे, उससे पहले आप अभिनव मनोहर के साथ खेल रहे थे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किन प्लेयर को टारगेट करते हो। बेन स्टोक्स अगर किसी टीम में सबसे अच्छे से फिट होते हैं तो वो है गुजरात टाइटंस, बिकॉज वो उनको शुभमन गिल के साथ एज एन ओपनर पेयर कर सकते हैं, जो कि बेन स्टोक्स के लिए सबसे प्रेफरेबल पोजीशन होगी। और शुभमन गिल के साथ एक अटैकिंग बैट्समैन भी उनको मिलेगा। हार्दिक पांड्या से थोड़ा लोड कम हो जाएगा और आप उनको एज अ चौथा फास्ट बॉलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन नंबर 7 पर राशिद खान ने पिछले साल तो एक आधा मैच जरूर जिताया था गुजरात टाइटंस को, बट आई वुड वांट कि आप उनको नंबर 8 पर भेजो, थोड़ी सी अपनी बैटिंग डेप्थ और बढ़ाओ। और जब गुजरात टाइटंस ने शुरुआत की थी पिछले साल की तो उन्होंने ऐसा ही किया था, राशिद खान नंबर 8 पर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस हुआ वो धीरे धीरे नंबर 7 पर आ गए, क्योंकि आपने अभिनव मनोहर को टीम से निकाल दिया था और राहुल तेवतिया की गेंदबाजी पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जताया था। तो क्या यह टीम बेन स्टोक्स या कैमरन ग्रीन के पीछे जाएगी? ठीक ठाक बजट तो इनके पास है, यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
हालांकि उनको ये खरीद नहीं पाएंगे, मेरा अभी भी मानना है। उसके अलावा जो एक ओवरसीज गेंदबाज इनको चाहिए, वहां पर अब लोकी फर्गुसन आपके पास नहीं है, तो क्या अल्जारी जोसेफ के साथ आप जाओगे? उसके अलावा क्या आप दुश्मंता चमीरा, तस्कीन अहमद, एडम मिल, इन खिलाड़ियों को टारगेट करोगे? ये खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करेंगे? ऐसे में गुजरात टाइटंस की स्ट्रेटेजी देखना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से किस टीम की प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा बैलेंस आपको दिखाई दे रही है और कौन सी टीम को मिनी ऑक्शन में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। बिकॉज हमने सोचा कि अब जब मिनी ऑक्शन इतनी पास आ गया है तो एक वीडियो में ही जो सबसे मेन चीज होती है, यानी कि आपकी फेवरेट टीम की प्लेइंग 11, उसका एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आपके सामने रखा जाए ताकि आप मिनी ऑक्शन देखो तो आपको पूरा मजा आए। आई होप आपको काम पसंद आ रहा होगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video।